स्टूडेंट्स 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट हैविंग लेंथ 21.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर्स एंड विड्थ 9.80 प्लस माइनस 0.10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर इस सवाल में हमें रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया मालूम करना है जिसकी लेंथ और विड्थ हमें यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले किसी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में हमें क्या करना होता है, डेटा लिखना होता है। वो डेटा लिखना होता है जो हमें सवाल में गिवन होता है। तो सबसे पहले इसमें गिवन जो हमारे पास वैल्यू है वो लेंथ की है। लेंथ की वैल्यू यहाँ पर है 21.3 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, और विड्थ की वैल्यू हमें सवाल में जो गिवन है वो है 9.80 प्लस माइनस 0.10। ठीक है, हमने इस सवाल में मालूम करना है एरिया। किस चीज़ का एरिया? रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया। तो बहुत सिंपल स्टूडेंट्स इसकी सॉल्यूशन है इस सवाल की। तो हमने क्या करना है, जब हमें लेंथ और विड्थ गिवन होती है तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर हमने लेंथ की वैल्यू पुट करनी है जो हमारे पास है 21.3 प्लस माइनस 0.2, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ की वैल्यू को जो हमारे पास है 9.80 प्लस माइनस 0.10। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका कुछ यूँ है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हमने लेंथ की हमारे पास यहाँ पर जो 21.3 वैल्यू गिवन है इसको हमने विड्थ की पहली वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, यानी हमने 21.3 को मल्टीप्लाई करना है 9.80 से। तो अगर मैं 21.3 को 9.80 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 208.74। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसी पहली वैल्यू को इसकी दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, 21.3 को 0.10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 2.13। ठीक है, आपने क्या करना है, 21.3 को मल्टीप्लाई करना है 0.10 से। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.13। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने इसकी पहली वैल्यू को इसकी दोनों वैल्यू से बारी बारी मल्टीप्लाई की है, तो अब हम इसकी दूसरी वैल्यू को इसकी दोनों वैल्यू से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.2 को अगर हम 9.80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 1.96। ठीक है, और अगर आप 0.2 को 0.10 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो बहुत छोटी सी वैल्यू आती है जिसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर चेक करें तो 0.2 को अगर आप 0.10 से मल्टीप्लाई करें तो 0.02 बनता है, जो कि नथिंग वैल्यू है, बहुत कम है, तो इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमारे पास जो 2.13 और 1.96 है इनको हम आपस में ऐड कर देते हैं। तो अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 208.74 और प्लस माइनस हमारे पास 2.13 और 1.96 को ऐड करने से जो हमारे पास आंसर आ रहा है, इन दोनों को जमा किया हमने, तो जमा करने से हमारे पास आ रहा है 4.09। ठीक है, अब अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ, आपको पता है आगे से मैं ये पॉइंट्स और पॉइंट के बाद के जो वैल्यूज़ है इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो मेरे पास अगर मैं चाहूँ तो इसको 208 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको 209 कर देता हूँ क्योंकि आगे से मैं दो वैल्यूज़ को ख़त्म कर रहा हूँ, राउंड ऑफ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, और इसी तरह 4.09 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, चूँकि पॉइंट के बाद 0 है ना, यहाँ पर पॉइंट के बाद 7 था तो मैंने 8 के साथ 1 को ऐड कर दिया। यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 है तो हम 4 के साथ कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, लिहाजा हम यहाँ पर सिंपल यहाँ पर 4 लिखेंगे। और आपको पता है एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसलिए ये हमारा स्टूडेंट्स इस सवाल का आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमने सरकमफेरेंस मालूम करना है एक सर्कल का जिसका रेडियस हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर्स, और उसके बाद हमें एरिया मालूम करना है सर्कल का जिसका रेडियस हमें दिया गया है 4.65 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिक्स के किसी भी सवाल में हमें क्या करना होता है, डेटा लिखना होता है जो हमें सवाल में गिवन होता है। तो डेटा हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर। इस सवाल का जो सवाल में देखें दो पार्ट्स हैं, ए और बी पार्ट है, तो ए पार्ट का डेटा मैं सबसे पहले लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा
कि इसमें हमें जो रेडियस गिवन है वो हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर्स, 3.5 सेंटीमीटर्स हमें रेडियस गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि इसका सरकमफेरेंस मालूम करें, जिसको हम कैपिटल सी से जाहिर करेंगे। और इसके अलावा हमें जो बी पार्ट है, बी पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ अ सर्कल मालूम करना है। तो मैंने क्या करना है, एरिया ऑफ अ सर्कल मालूम करना है जिसका रेडियस मुझे गिवन है यहाँ पर 4.65 सेंटीमीटर्स, और इसका मैंने क्या मालूम करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इसकी सॉल्यूशन भी स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है। मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं ये वाला सवाल फाइंड करता हूँ, जो सी जो है मैंने फाइंड करना है, यानी सरकमफेरेंस फाइंड करना है। तो सरकमफेरेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr, ठीक है। तो आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि पाई की वैल्यू हमारे पास हमेशा जो है वो 3.14 होती है। तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू लगाएंगे 3.14 और बाकी वैल्यूज़ हमें सवाल में गिवन है। तो 2 की वैल्यू हमारे पास 2 ही रहेगी और पाई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3.14 और रेडियस हमारे पास जो ए पार्ट में गिवन है वो है 3.5, ठीक है। अब c की वैल्यू हमारे पास, अगर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 21.98, ठीक है। यानी सरकमफेरेंस हमारे पास मालूम हो जाएगा जो बराबर है 21.98 के, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, b पार्ट को सॉल्व करना है। तो b पार्ट में देखें हमारे पास एरिया हमें कहा जा रहा है कि मालूम करें, ठीक है, और हमें रेडियस गिवन है 4.65 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला हमारे पास होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ कि पाई की वैल्यू आपके पास जो है वो होती है 3.14, ठीक है, और रेडियस हमारे पास जो गिवन है वो है 4.65 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम 4.65 का स्क्वायर निकालते हैं, यानी 4.65 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाई स्क्वायर निकालने से हमारे पास ये बन जाएगा 21.6225, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो एरिया की वैल्यू है वो मालूम हो जाएगी, जो कि बराबर होगी 67.89 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया भी मालूम हो गया और हमने सरकमफेरेंस भी मालूम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है s इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर और हमने इसको डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जब सवाल शुरू करूँगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रूफ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखना है s इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पर सवाल में गिवन है। तो अब मैंने इसको साबित करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो बहुत आसान है, आपको पता है फासले के लिए जो डायमेंशन होती है वो होती है L, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास VI है तो VI की डायमेंशन होती है LT-1, ठीक है। अगर आपने डायमेंशंस की स्टडी नहीं की है तो इंशाल्लाह डायमेंशंस की वीडियो जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देख लीजिएगा। और इसके अलावा हमारे पास देखें T की वैल्यू हमारे पास होती है T, टाइम की डायमेंशन हमारे पास टाइम ही होती है, और प्लस 1/2। आपको पता है कि यहाँ पर नंबर गिवन है तो नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, लिहाजा हम यहाँ पर नंबर को इग्नोर करेंगे, 1/2 को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, VI की डायमेंशन लिखी LT-1, टाइम की डायमेंशन हमने लिखी T, और यहाँ पर जो नंबर है इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2, ठीक है। इसी तरह टाइम जो है इसकी डायमेंशन आपको पता है T होती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि टाइम के ऊपर स्क्वायर है तो इसकी डायमेंशन के ऊपर भी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि L इज इक्वल टू LT-1T है, तो इस T के ऊपर -1 है और इस T के ऊपर +1 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास L के पास आएगा T के ऊपर पावर 0, ठीक है, T0 आएगा, ठीक है। इसी तरह प्लस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि LT-2
और T2 हमारे पास मौजूद है, तो T-2 और T2 ये भी हमारे पास हो जाएगा T0। तो L इज इक्वल टू LT0 प्लस LT0। तो T0 जो है इसकी वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर 0 उसके ऊपर पावर हो तो ये बराबर होती है 1 के, तो लिहाजा इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो L इज इक्वल टू L प्लस L हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर हम L को L के साथ प्लस कर देते हैं तो आपको पता है कि L प्लस L 2L होता है और 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि नंबर जो है वो डायमेंशन लेस वैल्यू होती है, तो यहाँ पर 2 की डायमेंशन नहीं होगी, तो लिहाजा यहाँ पर L ही बचेगा। तो L इज इक्वल्स टू L हमारा आंसर हो जाएगा, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है s इज इक्वल्स टू सी टी क्यूब, और ये बहुत सिंपल सवाल है। हमें कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेशन में मौजूद c जो है हमने इसके डायमेंशंस मालूम करने हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर सवाल को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले देखें, हमें c की डायमेंशंस तो हमें फाइंड करनी है, तो s की डायमेंशंस हम यहाँ पर लिख लेते हैं, डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस। तो s चूँकि आपको पता है कि ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मालूम किया लिखा जाता है, तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो हमेशा l होती है, ठीक है। इसी तरह हमें टाइम यहाँ पर गिवन है, तो डायमेंशन ऑफ टाइम जो है, डायमेंशन ऑफ टाइम जो है वो हमारे पास, यानी t की डायमेंशन हमेशा, टाइम की डायमेंशन हमेशा क्या होती है, t होती है, ठीक है। और हमें c की डायमेंशन जो है इसमें फाइंड करनी है, तो हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है, सवाल में हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या है, वो है s इज इक्वल्स टू सी टी क्यूब, ठीक है। तो हमें चूंकि c की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर c को जो है इज इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ ले आते हैं। अगर हम c को इज इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ लाते हैं तो इसका सिंपल तरीका ये है कि हम t को s की साइड पे ले आते हैं। अगर हम t को s की साइड पे लाते हैं तो यहाँ पर c से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये s की साइड पे आएगा तो s के डिवाइड में आएगा, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी c इज इक्वल्स टू s अपॉन टी क्यूब, ठीक है। अब मैंने सिंपल क्या करना है, s और t की डायमेंशंस को यहाँ पर पुट करना है। तो मैं यहाँ पर c इज इक्वल्स टू s की डायमेंशन हमारे पास है l, और t की डायमेंशन आपको पता है टाइम की डायमेंशन t होती है, और इसके ऊपर चूंकि पावर हमारे पास क्यूब है तो इसकी डायमेंशन के ऊपर भी क्यूब आएगा। अब मैंने स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पर जो है टी क्यूब डिवाइड में है, अगर मैं इसको डिवाइड से ख़त्म कर देता हूँ तो इसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी। तो c इज इक्वल्स टू एल टी माइनस 3, ठीक है। ये हमारे पास c की डायमेंशन हमें मालूम हो गई। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ गैसोलीन यूज्ड बाय ऑल पाकिस्तान कार्स ईच ईयर। तो हमसे पूछा जा रहा है इस न्यूमेरिकल में कि पाकिस्तान में जितनी कारें हैं वो कितने लीटर्स ईंधन इस्तेमाल करती हैं साल में, यानी कितना सीएनजी या पेट्रोल वो साल में इस्तेमाल करती हैं तमाम कारें। तो इसके साथ हमें सवाल के साथ कुछ डेटा गिवन है। एवरेज डिस्टेंस हमें बताया गया है कि हर कार पाकिस्तान में 16,000 किलोमीटर चलती है पर ईयर, यानी हर साल, ठीक है। और नंबर ऑफ कार्स हमें बताए गए हैं कि पाकिस्तान में टोटल कारें 5 लाख हैं, और गैसोलीन कंजम्पशन यानी रेट ऑफ कंजम्पशन हमें बताया गया है कि 6 किलोमीटर्स पर लीटर, यानी कारें जो हैं, जितनी पाकिस्तान में कारें मौजूद हैं वो पर लीटर 6 किलोमीटर का फासला तय करती हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि तमाम कारें कितना गैसोलीन इस्तेमाल करती हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो अगर हम तमाम कारों का इस्तेमाल करदा गैसोलीन फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें तमाम कारें कितना डिस्टेंस कवर करती हैं साल में, ये हमें फाइंड करना होगा। तो आप देखें, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल कार्स, यानी तमाम कारों का तय करदा फासला मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा। एक कार 16,000 किलोमीटर चलती है, तो अगर हम तमाम कारों का फासला मालूम करना चाहते हैं तो 5 लाख कारों को हमें 16,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 16,000 मल्टीप्लाई 5 लाख इज इक्वल्स टू 8 एक्सपोनेंट 9 किलोमीटर्स, ठीक है। तो हमारे पास 8 एक्सपोनेंट 9 किलोमीटर्स जो है वो तमाम कारें साल में फासला तय करती हैं। अब अगर इस फासले को जो तमाम कारों ने तय किया है, अगर हम रेट ऑफ कंजम्पशन से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो रेट ऑफ कंजम्पशन हमारे पास क्या है, 6 है।
तो अगर हम 6 को के ज़रिए डिवाइड करें 8 एक्सपोनेंट 9 को, तो हमें मालूम हो जाएगा कि नंबर ऑफ लीटर्स यूज्ड बाय ऑल पाकिस्तान कार्स कितना है। तो 6 के ज़रिए अगर आप 8 एक्सपोनेंट 9 को डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर अगर आपके पास है साइंटिफिक तो आप चेक कर सकते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 8 एक्सपोनेंट 9 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 13.33 एक्सपोनेंट 8 लीटर्स जो है वो तमाम पाकिस्तान की कारें इतना ईंधन इस्तेमाल करती हैं साल में। ओके।